नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो। बड़ा अहम मसला बिजली की खपत, बिजली की तलब, बिजली की रसद, बिजली की कमी। रोज़ाना आए दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बिजली की डिमांड 24,500 24,400 मेगावाट है, और बिजली जो पैदावारी लागत या बिजली पैदावारी लागत पे तो बाद में, बिजली की जो हमारी सलाहियत है पैदावार की वो 19,532 तक है। और जब हम इसके गैप्स देखते हैं जहाँ पर शॉर्टफॉल जिसको कहते हैं वो 4,900 से भी ज़ायद का है, तो तकरीबन 5,000 के करीब शॉर्टफॉल पड़ता है हर साल। मुतवातर तौर पर पिछले साल के मुकाबले में अशारिये तब्दील हो जाते हैं। जैसे अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में अशारिये बेहतर थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो 1883 के करीब उनके अंदर सकत थी, सलाहियत थी, पैदा कर रहे थे। इस साल वो कम हो के 1660 मेगावाट पर आ गए। इसी तरह ओवरऑल जब भी मैं बात करता हूँ गैस से पैदावार की या हम फर्नेस ऑयल से पैदावार की, वो बड़ी महंगी पड़ती है। गैस में भी बाहर से गैस मंगवानी पड़ती है, बिजली महंगी पड़ती है, बिजली का शॉर्टफॉल होता है। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे और देही इलाकों में 8-8 9-9 घंटे तक, उमूमी तौर पर 6 से 8 घंटे, लेकिन 9-9 घंटे तक हम बिजली की लोड शेडिंग देखते हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान में बिजली का ना होना वजह क्या है? हाइडल पावर प्लांट्स हमारे पास हैं, पानी है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। कुदरती मादनियात से मालामाल मुल्क है। आप मौशरत उलूम की किताबों में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज हम सुनेंगे भी कि ये जो मादनियात है हमारे पास, इसके वसाइल कितने हैं और इसके वसाइल के इस्तेमाल में मसाइल कितने हैं। आज इन सब चीज़ों पर बात होगी। एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, 9,600 मुरबा किलोमीटर पे फैला थरपारकर, और 175 अरब टन के कोयले के ज़खायर। ये 2010 की मैं बात बता रहा हूँ, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था। हम खुश थे और सारा पाकिस्तान खुश था। अब पाकिस्तान में बिजली की कोई कमी नहीं होगी, अब पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया होगी, अब पाकिस्तान में पानी पर से बिजली का इन्हिसार कम हो जाएगा, अब पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल नहीं मंगवाना पड़ेगा, बाहर से गैस नहीं मंगवानी पड़ेगी। ये जो शॉर्टफॉल है 4 साढ़े 4 5 हज़ार मेगावाट का, ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर से बोझ कम हो जाएगा। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या काम है? अचानक से ये सारी चीज़ें हम पॉइंट ज़ीरो पर आकर बैठ जाते हैं, फिर शॉर्टफॉल दिखता है, फिर यही मसाइल दिखते हैं, फिर महंगी बिजली। सोलर एनर्जी पर भी आज बात करूँगा, शॉर्टफॉल पर भी बात करूँगा, थर कोल पर बेसिक बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए ब्लैक डायमंड साबित हो रहा था, एक मैजिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान का। ऐसा क्या हुआ कि हम उसकी मुकम्मल सलाहियत का इस्तेमाल नहीं कर पाए? 9,600 मुरबा किलोमीटर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और 175 अरब टन के ज़खायर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आज हम उन ज़खायर का इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट था। क्यों ऐसा हुआ कि हम उसका मुकम्मल इस्तेमाल नहीं कर पाए? आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को फाइल से निकाला और प्रैक्टिकल फेज़ में लेकर आए। सितारा इम्तियाज़, सितारा हिलाल से नवाजा गया। पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत बड़े कम होंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ करने का ख़ुद से सोचा। ये आइडिया भी ख़ुद से 2 लोगों के डिस्कशन में आया और डॉक्टर मोहम्मद शबीर साहब ने सोचा कि पाकिस्तान और उसकी तकदीर को बदलते हैं, तो इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चले। क्या हुआ इस प्रोजेक्ट का, कहाँ तक पहुँचा? आज हम कहाँ इस प्रोजेक्ट की बातें करने खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? हालांकि हमें तो आज इसकी तरक्की पर खुशी शादियाने बजाने चाहिए थे। डॉक्टर मोहम्मद शबीर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आज आपने बड़ी ही वक्त निकाला हमारे लिए, तबीयत की नासाजी के बावजूद। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, दूसरा नाज़रीन ज़रा उस शख्सियत को एक बार फिर रिमाइंड कर लें जो आज से 8-10 साल पहले टेलीविज़न पर होती थी। ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को देखने वाले, इसको लीड करने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी ही डिटेल डिस्कशन, मैंने अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग, आवाम की अंडरस्टैंडिंग, लोगों के सवालात, छोटी छोटी चीज़ें जिस पर हम बड़े परेशान हैं। इंशाल्लाह जो कुछ मुझे याद आएगा मैं ज़रूर आपकी खिदमत में सर ये बताएं, फ़ाइलों से आइडिया शुरू कैसे हुआ? कैसे ख्याल आया कि 9,600 मुरबा किलोमीटर पर फैले 175 अरब टन के कोयले के ज़खायर पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे? ये कैसे आया आइडिया? डॉक्टर समर मुबारकबान से मैं शुरू करता हूँ। ज़रूर। डॉक्टर समर मुबारकबान जब प्लानिंग कमीशन में मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने तो ये हमारा साथ जो था 1963 से था। ठीक। समर साहब से
और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि क्या कर रहे हो। मैं उस वक्त फ़ौरन ऑफिस में एक असाइनमेंट पे काम कर रहा था। तो कहता है मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ यार, तेरे ऑफिस के बिल्कुल पास ही, तो आ जा। मैं वहाँ से उठा और इनके पास चला गया। तो डॉक्टर समर साहब ने बात शुरू की और उन्होंने कहा कि यार हमें कुछ करना चाहिए इस मुल्क के लिए, ताकि इसकी कोई भी इकॉनमी जो है ना वो बेहतर हो। और तुम क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक केमिकल इंजीनियरिंग से है, तो जो केमिकल इंडस्ट्री है उसको रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब बात ये है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो इतनी छोटी है कि उससे मुल्क की इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती, किसी इंसान की या उस मालिक की इकॉनमी बेहतर हो सकती है। तो कहता फिर क्या करना चाहिए। मैं कहा आपके पास और कौन कौन सा पोर्टफोलियो है। उन्होंने एक इंडस्ट्री का कहा और एक इसका माइनर मिनरल्स का कहा, क्योंकि माइनर मिनरल्स में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसी में मैंने ज़्यादा काम किया था। तो मैंने कहा कि इसमें हम जो सोचते हैं, क्योंकि ये है जो कि मुल्क की तकदीरें बदलते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो इंग्लैंड को देखें, उनकी किस्मत उस वक्त बदलनी शुरू हुई जब उनको कोयला मिला। सही है। कोयले से उनकी तकदीर बदली और वो जनाब इस वक्त किस मुकाम पे पहुंचे। इसीलिए तो ब्लैक गोल्ड या ब्लैक डायमंड कहते हैं इसका। तो मैंने कहा कि हमें भी इस कोयले को सोचना चाहिए और कॉपर को सोचना चाहिए। ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिन पे काम किया जा सकता है। पाकिस्तान में ज़खायर वाफर मिकदार में मौजूद है कॉपर के भी? बहुत बहुत ज़खायर मौजूद है, पाकिस्तान में बहुत ज़खायर मौजूद है। अब मैं इस वक्त कॉपर पे बात नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन वैसे मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा था। क्योंकि वजह यह है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो कॉपर में इंटरेस्टेड कंपनी थी उसने जो फिजिबिलिटी लिख के दी थी वो तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर एरिया की दी थी। ठीक। और जो कॉपर और जो उसकी माइनिंग राइट्स मांगे थे उसने, वो तकरीबन 40 किलोमीटर्स के मांगे थे। हो अच्छा। ये एक बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश की थी बार उस वक्त, इसीलिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये सारा वो उन्होंने मनसूख किया था हमारे चीफ जस्टिस साहब ने। ठीक। खैर बात इस पे मैं ज़्यादा, हाँ ठीक है, हम वापस इस प्रोजेक्ट पे आते हैं। इनिशिएट कैसे हुआ? मैंने उनको कहा कि हम कोल पे काम करते हैं। कहते हैं चलो बताओ क्या करना है। मैं कहा मुझे एक दिन दे, मैं ज़रा इसको स्टडी कर लूँ। स्टडी किया, पता किया, तो ये पता चला कि ये लिग्नाइट कोल है। और लिग्नाइट कोल की जो खासियत है वो ये है कि ये लो कैलोरीफिक वैल्यू कोल है। इसमें हीट एनर्जी जो है वो कम है, कैलोरीफिक वैल्यू कम है। और दूसरा ये एक किस्म का पाउडर होता है, अगर आप इसको ज़रा सा बाहर रखें तो खुश्क पाउडर बन जाता है और इसको धूप में आग भी लग जाती है। अच्छा। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला हो सकता है। तो ये चीज़ को देखते हुए ये सोचा, फिर लिटरेचर को मैंने देखा, स्टडी किया, मैं रात सारी देखता रहा। तो पता चला कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गैसिफिकेशन का जो प्रोसीजर है ये 1928 में जर्मन ने बनाया। जी बहुत पुराना है। 1928 का जर्मन का बना हुआ ये कोई नया नहीं है। ये हम कहें कि शायद हम इसके मुजद हैं। ठीक। ये 1928 का। हमने कहा कि इसको इस्तेमाल करते हैं। उस मॉडल को आपने स्टडी किया? हाँ, वो सरफेस में हिला के करते थे। ठीक। कोयला सरफेस पे होता था तो सरफेस में उसको कन्वर्ट करते थे। उससे उन्होंने इसको ऑयल में, गैस में किया, गैस से फिर ऑयल में किया। और हमने उस वक्त वो जो जंग में इनको फ्यूल की ज़रूरत थी तो वो इस्तेमाल किया।
खैर मैंने सोचा, मैंने कहा इसको मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ थोड़ी सी एक्सपीरियंस था सोल्यूशन माइनिंग का। ठीक। मैंने कहा कि इसमें सोल्यूशन माइनिंग नहीं, गैस माइनिंग कह रहे हैं आप इसको, तो लिटरेचर में इसको अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के नाम से कवर किया जाता है। ठीक है। मैं कहा इस पे काम करना चाहिए। आइडिया दिया मैंने डॉक्टर समर साहब को, जब ये डिस्कस किया उनसे, तो उन्होंने उसी वक्त मेरे बैठे हुए एक पेज लिया, उस पर एक नोट लिखा, और छोटा सा जो आइडिया हमने डिस्कस किया था वो उसमें के लिखा, और वो सरदार अहमद अली साहब के पास चले गए, और ऊपर से अप्रूवल लेके आए कि चले इसका हम बनाते हैं PC1। ठीक है। सरदार साहब मिनिस्टर थे? सरदार साहब प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर थे। ठीक। तो ये इसकी इब्तदा है। फिर आपने आइडिया पूरा बनाया, फिर अप्रूवल हुई। अच्छा, फिर इसका पूरा PC1 तैयार किया गया। ठीक। कि इसमें क्या क्या करना है, हमने क्या क्या इक्विपमेंट लेना है, और कितने आदमी चाहिए होंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे। वो सिर्फ गैस तक के लिए था। ठीक। वो एक किस्म की फिजिबिलिटी स्टडी थी, एक किस्म की फिजिबिलिटी स्टडी थी, और उसकी मालियत थी 1 बिलियन रुपीज़। और ये वाक़या मेरे ख्याल है 2010 का। 2010 का। ठीक है। 1 बिलियन पाकिस्तान रुपीज़। सही। तो काम शुरू कर दिया उन्होंने, अप्रूवल ली, वहाँ पे वो उनकी मीटिंग होती है जब, तो वो अप्रूव हो गया। अब सवाल पैदा हुआ कि इसको करेगा। जब अप्रूव हो गया तो डॉक्टर साहब कहते यार चलाओ, हम जाके देख के तो आए, साइट तो देख के आए। यहाँ से कराची गए, कराची से गाड़ी ली, गाड़ी लेके तो थर पार कर गए, और सिंध गवर्नमेंट को बता दिया था। तो उन्होंने कहा कि जी ये इलाका है, यहाँ पे करना है ये। और देखा वहाँ पे जो कुछ था, वापस आ गया। वापस आके उसका PC1 बनाना शुरू किया। अकोमोडेशन भी बनेगी, बिजली का भी बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा, पानी का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। सही बात है, वो तो सहरा है। बस सहरा है। सारा कुछ थोड़ा बहुत उसमें डाल के तो काम शुरू कर दिया। PC1 तैयार हो गया, PC1 सबमिट कर दे। जब समर के पास मैं गया तो समर ने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे, ये PC1 हम सिंध गवर्नमेंट को भेजते हैं, क्योंकि अंडर द 18 अमेंडमेंट, जी हाँ, वो तो सूबों का इख्तियार है, जी हाँ, उनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो भेजेंगे। तो उन्होंने साइन करके रिकमेंड करके दे दिया। इधर मीटिंग हुई, मीटिंग में लोगों ने इस पे इतराज़ उसी दिन से शुरू हो गया था। पहले दिन वो तो हमारे यहाँ रवेश है ना सर, वो तो हमने कालाबाग डैम को भी एक एतराज़ की सूरत कर दिया। अच्छा, तो खैर बात सूरत वो अप्रूव हो गया, और फर्स्ट 300 मिलियन रुपया जो है मिल गया। ओहो, ज़बरदस्त। अब 900 कुछ मिलना था, 300 मिला। अब सोचा कि अभी इसको करेगा कौन। अभी तक यही तय नहीं हुआ था, क्योंकि ठीक है, अभी तक कागजी कार्रवाई चल रही थी। उस सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल थे सिंध गवर्नमेंट के, उनसे डिस्कस हुआ। कहता है जी बात यह है कि इसको तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा, और जो कोई सिलेक्ट हो जाएगा, हाँ सही, उसकी अहलियत पे पूरा उतरेगा, उसको दे देंगे। अब मुझे मजबूर किया इन्होंने कि आप इसको टेक ओवर करें। हुकूमत की जानिब से भी कहा गया? नहीं, किसी ने नहीं कहा, डॉक्टर समर ने कहा। ठीक। उसने कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। हाँ, जाहिर है आइडिया आपका। नहीं, आइडिया वाले तो बड़े थे, बाहर कोई और भी होंगे। लेकिन पहुँचे तो आप ना लेकर। तो उसने कहा कि नहीं, तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, तो इसको तुम करो। मैंने भी एप्लीकेशन फिर दे दी, इंटरव्यू हुआ, लाइन में लग के इंटरव्यू दिया। अच्छा, बड़ी बात है। हम समझते थे हम ही देते हैं।
उन्होंने फिर मुझे कहा कि उन्होंने 2 बंदे सेलेक्ट किए थे, एक मैं और एक कोई सिंध का माइनिंग का एक्सपर्ट था। हमें उन्होंने अंदर बैठा लिया साथ, जो बाकी इंटरव्यू थे उसमें कहा कि जी आप भी देखते रहे ज़रा। जब इंटरव्यू ख़त्म हुए तो हमें दोनों को कहा कि बाहर चले जाए। हम बाहर चले गए, एक एक को बुलाया, बुला के और सवालात किए। ठीक। और फिर कहा कि बाहर चले जाए आप। तो मुझे कहा कि आप इंतज़ार करें। ठीक। और उसको कहा कि नहीं आप जाए। आप जाए। ठीक हो गया। तो खैर मैं बैठा था। फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी कि आप हमने सेलेक्ट किया है तो आप इस काम को शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। ठीक है। तो फिर मैंने कहा जी बात यह है कि इसका कोई डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने के लिए मुझे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी, डिज़ाइन फैसिलिटीज़ की। उनको डेवलप करते करते बहुत टाइम गुजर जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से अगर कोई मुझे मदद मिल जाए तो, और उसके लिए मुझे इस्लामाबाद में ऑफिस बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ऑफिस हमने इस्लामाबाद में बनाया और डिज़ाइन, जिसको डिज़ाइन ऑफिस का नाम दिया, और वो आज तक समझिए कि एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अभी तक है? वाह। लेकिन उसकी बिल्डिंग कोई नहीं है, उसका फर्नीचर है, उसकी गाड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो प्लांट्स थे, जो उसके बाद इक्विपमेंट आया, ये सब इतना बड़ा काम है, ये सब कैसे हुआ? फिर कितना अरसा लगा इस सारे काम में? ये टोटल गैस तक का जो काम था ना, ये 2 साल का काम था। 2 साल में हमने गैस प्रोड्यूस कर दी थी। 2 साल में कोयले ने गैस बनाना शुरू कर दी थी। ओह सर, बस 1 मिनट यहाँ पे, ये है बड़ा इम्पॉर्टेंट मरहला। थरकोल का एमडी थरकोल साबिका हमारे साथ मौजूद है। 2 साल इनिशियल स्टेज पर फिजिबिलिटीज़, PC1 सारा पेपर वर्क होने के बाद जब डिज़ाइन हुआ, काम शुरू हुआ, 2 साल में थर के कोयले ने गैस बनाना शुरू कर दी थी, जिससे बिजली हमने बनाने जाना था। वापस आता हूँ ब्रेक से, यहीं से ये बात जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब के साथ, एक ब्रेक लेता हूँ। वेलकम बैक जी। एमडी थरकोल जिन्होंने इनिशिएट किया इस प्रोजेक्ट को, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शबीर साहब। डॉक्टर साहब, 2 साल गैस बनना शुरू हो गई थरकोल से, ज़रा मुझे बताएं प्लांट हमने कहाँ से मंगवाए, कैसे इंस्टॉलेशंस हुई, हमारी अपनी कैपेसिटी क्या थी इसमें, हमारे अपने इंजीनियर्स या साइंटिस्ट ने इस पर कितना काम किया और कितनी हमारे अंदर सलाहियत, अहलियत थी? असल में जो गैस प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं थी। हमें जो ज़रूरत थी वो थोड़े से कंप्रेसर्स की ज़रूरत थी और ड्रिलिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, ताकि हम वेल तैयार कर सकें। हमने ये सोचा कि अगर हम इस सारे चक्कर में पड़ गए तो हमें लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसके लिए मैन पावर सारी इतनी रिक्रूट करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। हमने वहाँ के लोकल जो ट्यूबवेल लगाने वाले लोग थे ना, उनका इस्तेमाल किया। ठीक। वहाँ पे टेंडर करके तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जी इस साइज़ का होल करना है, यहाँ तक करना है। तो उनसे वो ड्रिलिंग करवाई। तो वो 2-3 पार्टियाँ लग गई, 43 होल्स करने थे, उन्होंने 43 होल्स कर दी। तो दिस इज हाउ वी सेव द टाइम। ओके, तो ऐसे ये मामला जल्दी शुरू हुआ। अच्छा, और जो वेल को तैयार करना था वो हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद थे जो कि हमारे पिछले प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। ठीक है, जहाँ से मैं आया था। बिल्कुल ठीक हो गया। उस प्रोजेक्ट में वो वेलों को तैयार करते थे जहाँ पे सोशल माइनिंग करते थे। ठीक, सही है। तो वो उनको एक्सपीरियंस था, तो इस तरह हमने वो जल्दी अचीव कर लिया। और फिर वहाँ पे
राजा अच्छा, एक अशरफ। चीज़ इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी, मैं आप बिल्कुल इनका भी जिक्र कीजिएगा, ये सेंसिटिविटी कितनी थी इस काम में कि जब ड्रिलिंग कर रहे होंगे तो नीचे जो परत होती है जिसे लेयर कहते हैं कोयले की, वो डैमेज ना हो। पानी का बड़ा मसला होता है, जब माइनिंग कर रहे होते हैं तो अक्सर हमने सुना भी और मुख्तलिफ मुशाहिदे भी हैं कि पानी का भी इशू होता है। तो ये सब कैसे पता चला कि इतने इतने फीट की हमें ड्रिलिंग करनी है? अच्छा, वो मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि जब काम शुरू करते हैं ना, सबसे पहले कोड ड्रिलिंग करते हैं। जिस जगह पे काम करना है उस जगह की कोड निकालते हैं। कोड निकाल के कोड बताती है हमें कि कोल की सीम थिकनेस कितनी है और किस लेवल पे आती है। ठीक। तो हमें पता चल जाता है कि ये कोल यहाँ पे मौजूद है और इतना कोल मौजूद है। सही। तो ये इसका साइंटिफिक तरीका है। ये साइंटिफिक तरीका है। तो इस तरीके से हमें वो पता चलता है, तो उसी से फिर हम वेल डिज़ाइन करते हैं। ठीक। इसी इंफॉर्मेशन को बेस करते हुए वेल डिज़ाइन करते हैं। सही है। और आप राणा साहब का जिक्र कर रहे थे, अब प्लीज़। अच्छा, तो वो जब बहुत शोर बचा तो राजा अशरफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो और उनके साथ उनकी टीम और चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह और उनकी टीम नवीद कमर वगैरह, ये वो सारे मिनिस्टर सब इकट्ठे होके तो वहाँ पे आ गए। वहाँ पे एक स्टेज बनाया, स्टेज बना के उसी जगह पे कच्चे पे तो दरी बिछाई और उसको वो स्टेज बन गया मिट्टी के ऊपर ही। तो खड़े हो गए। हाँ जी, उनको थोड़ी सी ब्रीफिंग दी, बंदों को मिलाया जो मेरे कुछ कोर टीम के बंदे थे। अब वो हर एक को मिले और पूछे कि तो आपका डोमिसाइल क्या है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये डोमिसाइल ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है इनसे। हुआ ये था कि जब वो आया था तो लोकल्स ने प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ बोलने के ये कहा था कि इन्होंने सारे पंजाब से लोग इकट्ठे कर लिए। हाँ जी, बड़ा वाविला हुआ कि लोकल्स को काम नहीं मिल रहा। बिल्कुल काम ठीक नहीं है। मिल रहा। उस वक़्त उसने जब देखा तो अगर 10 आदमी हैं तो उसमें 8 सिंधी हैं और 2 बाहर से हैं कोई। दो बाहर से। ठीक। और वो भी सिंधी ही कह लें, उनमें से एक कराची का था और हाँ, सिंध भर के मुख्तलिफ। ठीक है। और एक जो था वो यहाँ से था, थरपारकर से। नहीं, थरपारकर के तो थे यहाँ के, पंजाब के। पंजाब के। ठीक हो गया। तो ये था सारी वो। फिर डिटेल्स उन्होंने कहा ये डिटेल भेज दीजिएगा हमें टोटल मैन पावर का। तो जब मैंने भी कभी वर्कआउट नहीं किया था, तब देखा तो 80% जो थे वो थरपारकर के लोग थे। ठीक है, ये तो बहुत ज़बरदस्त थी तादाद। और 10% जो थे वो बाकी सिंध के थे और 10% जो थे वो पंजाब से और बलूचिस्तान से थे। ठीक है। नहीं बल्कि KPC खैबर पख्तूनख्वा। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप लोग सर वर्कर्स की तलाश कर रहे होंगे, साइंटिस्ट की कर रहे होंगे, आपने बताया कि पिछले इदारे से भी आपने हेल्प ली और सोशल माइनिंग के एक प्रोजेक्ट को सामने रखते हुए उन एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल किया गया जो यूरेनियम या न्यूक्लियर माइनिंग वगैरह के लिए। तो हम अब जब कोल की बात करते हैं तो क्या दुनिया, आपने कोल का शुरू में लफ्ज़ बताया कि इसकी ये वाली किस्म हमारे पास है, तो क्या फ़र्क था कि हम इसको बाहर निकाल के नहीं बना रहे थे बिजली, हम माइनिंग के थ्रू अंदर ही आग लगाकर और या अंदर ही हीट के साथ गैस प्रोड्यूस, इसकी क्या वजह बनी? हमने जब स्टडी किया था तो बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वहाँ पे पानी की 3 सीम्स हैं। ठीक। और उनमें से जो दूसरी सीम है वो सी के साथ अटैच्ड है। ठीक है, हम अबदीन और बाकी एरिया में सी लगता है। तो माइनिंग के लिए जितनी देर तक आप पानी ख़त्म ना करें आप माइनिंग नहीं कर सकते। आपको पानी ख़त्म करना पड़ता है। वो तो खुद में एक बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है। बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। इसीलिए जो इस वक्त भी थर से बिजली पैदा हो रही है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। अगर आप उसके रेट्स पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतनी एक्सपेंसिव है। उसकी वजह यह है कि जो पिट बनाते हैं, हालांकि वो ऊपर वाली
सीम से सिर्फ माइन कर रहे हैं, फर्स्ट सीम को माइन कर रहे हैं। और फर्स्ट सीम में जो पानी है वो आपका रेन वाटर है। ठीक है। वो कितना को होगा, हाँ, जो कि साल में कितनी की बारिश बहुत होती कम, है, बहुत कम। हाँ, तो उसको सिर्फ माइन कर रहे हैं, तो उसके बावजूद इतनी एक्सपेंसिव है। तो जब वो सीव को आप कैसे करेंगे, आप उसका अंदाज़ा लगाएं। डीप लेयर तक गए तो बड़ा हाँ, मामला बन जाएगा। ठीक तो है। जो मेन सीम है वो 7वीं अच्छा, आप इससे बचने के लिए क्या कर रहे थे? फिर कोयला बाहर क्या कैसे निकाला जा रहा था? क्या उसका सारी प्लानिंग क्या थी? कैसे उसमें कोयला तो हम बिल्कुल बाहर नहीं निकाल रहे, सारा कुछ अंदर था? सब कुछ आप अंदर है। उसके अंदर ही बिजली बनाने का काम? नहीं, बाहर तो गैस आती थी, ठीक है, ठीक है। बाहर गैस आती थी। उसको गैस में तब्दील किया जाता था हाँ। और फिर उससे हम सबसे बड़ी तो जो इसमें चैलेंज था, कोयले को पानी की मौजूदगी में आग लगाना। ठीक है, ये टेक्निक हमने डेवलप की थी। ठीक है। ये दुनिया भर में पहले भी कहीं हो रही थी? लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रही थी। हमने बड़ी और अलग तरीके से की? की। कुछ थोड़ा पूछ सकता हूँ अगर बता पाएँ थोड़ी सी डिटेल अगर उसकी हो जाए? लोग इसमें करते थे कि इसी तरह पंप लगा के तो पानी निकालते थे, तो जब उस सीम से थोड़ा नीचे जाता था पानी, उस लेवल से तो कोयले को आग लगा देते थे। ठीक। लोग ये करते थे। हमने निकाला नहीं, पहले मैंने निकाला भी, शुरू में निकाला भी, ये शुरू में हमने काम किया, लेकिन हमारे लिए बहुत महंगा और बहुत मुश्किल था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था चाइना में, तो मेरा एक दोस्त मिल गया था जो कि इसी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लिंक एनर्जी के नाम पे, बहुत मशहूर फर्म है और वो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में काम कर रहा है। ठीक तो है। उसने कहा कि ऐसे करो, उसको भगा दो, पानी को भगा दो। वो कैसे? और वही पानी तुम्हारे काम आएगा। ठीक। मैं कहा क्या करूं? कहता एयर का प्रेशर तो पानी दूर चला जाएगा, आग लगाओ और वो पानी आएगा। और पानी की तो ज़रूरत है स्टीम बनने की, स्टीम चाहिए, स्टीम मिलेगी, गैस बनेगी, उसी की हीट से आपको स्टीम मिल जाएगी, उसी से वो रिएक्शन होगा और आपकी गैस बन जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे बड़ा साइंटिफिक काम, बहुत मुश्किल है। फिर ये किया और अल्लाह ने कामयाबी दी और इस तरह अब गैस प्रोड्यूस करने के काबिल हो गए। तो राजा अशरफ की मैं बात कर रहा था ये। अच्छा, इससे पहले इनकी थर्ड कोल वालों की बोर्ड की मीटिंग होती है, मीटिंग हुई थी जिसमें डॉक्टर समर गया था और शौकत तरीन जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त। ठीक है। उन्होंने कहा जी गैस बना के हमने गैस को क्या करना है, आप इसकी पावर बनाए, पावर प्लांट भी लगाए। मैंने कहा जी ठीक है, वो भी लग जाएगा। समझ में आगे मुझे बताया, कहते बनाओ उसका PC1। उसका PC1 बनाया। तो फिर मेरा ही कुलीग था, उसको कहा कि मैंने दस्तखत करो, मैं हर जगह पे मैं अपने दस्तखत नहीं चलाऊँगा। ठीक है, सही है, सच्ची बात है। अब उसे दस्तखत, वो अब्बास उसका नाम है, इस्लामाबाद में रहता है। उसने इलेक्ट्रिकल, उसका फील्ड था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसने दस्तखत कर दिए, उनके हवाले ये काम किया कि भाई ये काम अब आप देखें। ठीक है सर, जब हम देख रहे हैं कि इतना पोटेंशियल है, 9600 मुरब्बा किलोमीटर पे फैला हुआ कोयले के ज़खायर हैं, 175 अरब टन जिसका हम जिक्र सुनते हैं, इतने ज़्यादा ज़खायर हों, इतना बड़ा रकबा हो, तो मुश्किलात तो ज़ाहिर है उस वक्त थी आपके पास, प्लांट्स आपने मंगवाए, लगाए, फिर ये जो पावर प्लांट की तरफ जाना था या बिजली पैदा करने की तरफ जाना था, इसमें रुकावट, कबाहत, ऐसा क्या मसला था कि हम उस कैपेसिटी पे बिजली नहीं पैदा कर पाए, इतने बड़े रकबे पर फैले कोल के ज़खायर की? देखिए, एक तो चीज़ ये है, अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा एटीट्यूड ऑफ वर्क क्या है। 9 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 9 अरब रुपए का। 9 अरब रुपए का।
अब एक जो टरबाइन आती है वो अरबों में आती है। ठीक है। अगर 100 मेगावाट की एक टरबाइन लगाए तो वो अरबों में आती है। तो रिलीज क्या होता है? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, मैक्सिमम 300 मिलियन। फंडिंग में आके बहुत मसाइल आ रहे थे। ठीक है, ठीक हो गया। ये है हमारा फंडिंग का तरीका। रोल ऑफ सिंध गवर्नमेंट वो क्या था? रोल ऑफ सिंध गवर्नमेंट का यही था कि ये प्रोजेक्ट उनका है। एडमिनिस्ट्रेटिव भी या ओनरशिप के तहत कि भाई सब वही देखेंगे, सब उनका? वो देखना चाहिए था लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं लिया। अच्छा। उन्होंने तमाम मुझ पे छोड़ दिया था कि बस आप ही देखें इसको कर आप ही लें। देखें। सिर्फ मेरा सेक्रेटरी के साथ थोड़ा सा रब्ता होता था, मैं नोट लिखता था कि जी मीटिंग करनी है, बुलाता था, समर को भी बुलाया, मीटिंग की, उनको बता दिया कि ये हो गया, बस उनका रोल इतना ही था। और कोई कमेटी बनवानी होती थी तो उनसे कमेटी बनवा लेता था। ठीक हो गया। अच्छा सर, वापस आते हैं पावर प्लांट टरबाइन का आप जिक्र कर रहे थे, तो क्या ऐसा हुआ उस वक्त कोई आई को मंगवाया गया, हमने काम शुरू नहीं किया? नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि पैसा ही नहीं कभी इतना मिला तो बंदा कि जितनी देर तक आपके पास पैसा ना हो आप टेंडर भी नहीं कर सकते। फिर हम उस गैस का क्या कर रहे थे? अच्छा, वो उस वक्त तो गैस अभी तैयार ही हुई थी ना। ठीक है। ये 12 की बात है, प्रैक्टिकल फेज में थी, प्रैक्टिकल फेज में थी वो। आ गई कि गैस आ गई, अब हम हाँ। एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अब इसको। एक्सपेरिमेंट ठीक है। करेंगे आगे। तो जब राजा साहब आए तो मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूँ ना, क्योंकि ये पावर पे कैसे फिर शिफ्ट हुए। तो वो PC1 बनाया, वो PC1, फिर वो PC1 एक्निक पे गया। ठीक। एक्निक से अप्रूव हुआ, उसके लिए 300 मिलियन मिल गए। मिल गए, 900 मिलियन के बजाय 300 मिल गए। मिल गया। अब हमने सोचा यार ये इसको ये 200, 300, 300 मिलियन से तो काम नहीं बनेगा। चलेगा। तो हम वही कॉन्फ्रेंस में जब चाइना में गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि वो जनरेटर्स लगे हुए हैं जो कि गैस से, अंडरग्राउंड कोल की गैसिफिकेशन से, गैस से जनरेटर से बिजली पैदा कर रहे हैं। ठीक। 1-1 मेगावाट के। और उन्होंने कहा जी कि इसका एडवांटेज ये है कि सारे जनरेटर एकदम तो फेल नहीं होते, तो आपकी पूरी बिजली कभी फेल नहीं होगी। ठीक। एक फेल हो गया तो बाकी चल रहा है। बाकी चल रहे हैं, आपको उसको आप अलहदा करें और उसको रिपेयर करें और अपना काम करते रहे। आइडिया पसंद आया, हमने कहा हम यही आइडिया लगाएंगे। ठीक है। इसीलिए फिर उसकी स्पेसिफिकेशन बड़ी ख़ास है उस इंजन की, क्योंकि सुई गैस पे इसको नहीं चला सकते, क्योंकि वजह कि हमारे पास सुई गैस तो है नहीं। सुई गैस मीथेन होती है, तो वो जो इंजन आम गैस इंजन होते हैं वो 8% से कम अगर मीथेन हो तो वो नीचे काम करते हैं। ठीक है। तो हमारी जो थी वो 4-5% सारी मीथेन होती थी। बाकी हमारी हीट होती थी कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक। और हाइड्रोजन की। सही है, चूँकि वहाँ पानी भी था तो स्टीम होती थी और कार्बन तो उसकी वजह से बनता ही है, कार्बन एमिशंस तो है वो। हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड थी, हाइड्रोजन था और थोड़ी मीथेन भी थी। तो ये थी हमारे वो वैल्यूएबल्स। तो इसके लिए वो उन्होंने स्पेशल इंजन डिज़ाइन किया हुआ था जो कि वो चला रहे थे। और उसके लिए मेटलर्जी बड़ी स्पेशल है, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर जनरेट होता है जहाँ पे बर्न होती है। ठीक। तो इसलिए हमने ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की यूज़। जनरेटर्स मंगवाए गए? बिल्कुल। कितने मंगवाए? हमने 8 जनरेटर 16 जनरेटर मंगवाए। इस वक्त 16 जनरेटर चल रहे हैं। और हम इसको कह लें कि 8 मेगावाट थे। ठीक है, 8 मेगावाट बिजली बन रही थी जब हम पर छोड़ के आए हो। ठीक है। और ये 15 की बात है, और वो भी इत्तेफाक से 28 मई 1915 था। अच्छा
चले, अहम दिन पाकिस्तान की तारीख का 28 मई। हाँ। अच्छा, जब ये सब बिजली बनना शुरू हो गई, आपने ये मंगवा ली, ये काम शुरू हो गया, तो इस पे कोई हलचल हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि यार अब ये काम शुरू हो गया, ये तो बिजली ऐसे भी बन सकती है? कुछ नहीं किया, कोई कोई हाल नहीं। जिस सबको लेटर लिखे, किसी की तरफ से मुबारक तक का लेटर नहीं आया। जवाब में मुबारक तक का लेटर नहीं किसी ने भेजा था। अच्छा, बड़ी ही तल्ख हक़ाइक़ हैं हमारे, खैर हम जानते हैं हर जगह मामलात। सर कितने वर्कर थे थरकोल पे? हमारा कितना मतलब अपना पाकिस्तानी स्टाफ तो हो गई होगा, बाहर से भी मंगवाए गए थे? कोई स्टाफ बाहर से नहीं आया था। ये पूरे का पूरा ऑपरेट पाकिस्तान के अपने इंजीनियर, साइंटिस्ट, वर्कर्स कर रहे थे? बाहर से कोई नहीं, सिर्फ जो इक्विपमेंट आता था उसकी कमीशनिंग के लिए उसी कंपनी की टीम आती थी। ठीक है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में वो कमीशन, ताकि उसकी जो गारंटी होती है, हाँ, वो डिस्टर्ब ना हो, उसको कोई मसला ना हो। अच्छा, उसके बाद जब नया प्लांट आता है तो कैपेसिटी बिल्डिंग क्या थी? हमारे वर्कर्स काम शुरू कर देते थे, उन्हें समझ आती थी? नहीं, ऐसे नहीं। और हाँ बिल्कुल, वो कोई क्योंकि इसमें कोई इक्विपमेंट ऐसा है नहीं। अब जनरेटर को चलाना जो कोई ऐसा कोई काम तो नहीं है। लेकिन मशीन को बाहर से आए, उसकी वो रीडिंग्स लेना, वो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए हमारे पास वो ये सारा ऑल कंप्यूटर कंट्रोल थे सारे, तो कंप्यूटर एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद थे। सर आपसे अगर मैं वैसे पूछूं, हमारे पास कैपेसिटी क्या होगी थरकोल को देखकर? हम कितनी बिजली बनाने की एहलियत रखते हैं? देखो, इसमें एहलियत की बात नहीं है, इसमें टाइम और पैसे की बात है। हाँ, जाहिर है वो उसके खर्च, उसको सर खर्च के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना। वजह ये है, और उसके लिए जितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और ये भी नहीं है कि आप एकदम से पैसा दें तो एकदम से ये शुरू हो जाए, ये डेवलप होगा। ठीक है, उसकी वजह कि सबसे पहले वेल डेवलप करने हैं, वेल तैयार करने हैं। वेल तैयार करने में टाइम लगता है। आपने हज़ारों वेल तैयार करने हैं, कोई एक दो वेल की बात नहीं है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये 8 के लिए हमने 42 वेल्स तैयार किए थे। 8 मेगावाट के लिए? 8 मेगावाट के लिए 42 वेल्स। अब इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें, मतलब ये एफर्ट्स करनी पड़ेगी, और खुले दिल से, खुले हाथ से करनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ डॉक्टर साहब, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आऊँगा। ज़रा पूछूंगा कि अगर हम पैसा खर्चते हैं इस प्रोजेक्ट पे, तो क्या उस प्रोजेक्ट का आउटकम इतना है कि जो पैसा लगाया जा रहा है उस पैसे से भी ज़्यादा अफादियत है उसकी, और कौम को उसका फ़ायदा हो? इस पर भी बात करते हैं कि जो बिजली बनेगी तो कौम को क्या वो सस्ती मिलेगी, चूँकि इतना महंगा प्रोजेक्ट तो वो है, लेकिन महंगे प्रोजेक्ट का आउटकम क्या हो सकता है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी, डॉक्टर मोहम्मद शबीर साहब। सर अगर इस पर पैसा इन्वेस्ट हो, आपके मुताबिक टर्बाइन्स आ जाती, और एक आपने इंजन या जनरेटर के नाम पे जो चीज़ मंगवाई उससे 8 मेगावाट बिजली बनाना भी शुरू कर दी वो गैस से, कितना इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं कि प्रॉपरली होती, और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा क्या था? कितनी बिजली मिल जाती है हमें, और सस्ती या महंगी? देखिए जी, अब तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये मुझे छोड़े हुए तकरीबन आप अपने आइडिया के मुताबिक 6 साल हो गए। जब छोड़ा था उस वक्त हमारा अंदाज़ा था कि तकरीबन $1 मिलियन में 1 मेगावाट बनता है। ठीक है, तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया था। ठीक है, $1 मिलियन में 1 मेगावाट। अब आप इसके हिसाब से जितना चाहे इसको मल्टीप्लाई करते जाए। ठीक, और टाइम का ये है कि जितनी मैन पावर आप लगाएंगे उतना जल्दी होगा। अच्छा, ये अगर महंगा है ये प्रोजेक्ट, तो इसका आउटकम इतना है कि हमें फ़ायदा हो जाता है, या इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूरा होती है? कॉस्ट का इसका ये है कि उस वक्त हमने इसकी वर्कआउट की थी, और जो कॉस्ट आनी मतलब दे सकते थे हम, वो तकरीबन 6 से 8 रुपए यूनिट में हम बिजली दे सकते थे। फ़ायदे में मतलब नुकसान भी ना हो, हाँ, और कौम को भी नुकसान ना हो। 6 से 8 रुपए पर यूनिट बिजली में आराम से दे सकते थे। और उसको
उससे जो फ़ायदा होता उससे आगे फ्यूचर इंक्रीज करते चले जाते हैं। आपका नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता। और इसमें तरीका यही है कि एक फेज़ बनाया और फिर अगले फेज़ पे चले। एक फेज़ बनाया तो आपने उसको उसमें फीड कर दिया और दूसरा फेज़ ये इस्तेमाल हो रहा है तो अगला फेज़ जो है वो तैयार हो रहा है। दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, ये सिस्टम के साथ इसकी कनेक्टिविटी इजी थी, कंपेटेबल थे? सिस्टम के साथ इसका तो कोई तल्लुक, क्योंकि आपने तो वो जो पावर जनरेटेड पावर है उसको कनेक्ट करना है ना, और आगे देना है। आगे देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कितना है ये प्रोजेक्ट? अच्छा देखो, क्योंकि ये आजकल बड़ा मसला बना हुआ है। इसके और भी बड़े एडवांटेजेस थे कि गैस को आप ऑयल में कन्वर्ट कर सकते थे, गैस को आप फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते थे, गैस को आप स्टील मिल को दे सकते थे, कन्वर्शन में काम आती, गैस लोगों के घरों में काम आती। ये की ना आपने बात। असल में तो ये चीज़ है कि खाली एक बिजली तो प्रोजेक्ट इसका फ्रंट प्रोजेक्ट है, इसके बैक पे कई चीज़ों से फ़ायदा उठाया और इससे और बहुत से केमिकल्स जो है ना, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, पॉलिएस्टर्स, ये सारे जो है इससे तैयार हो सकते थे। तो इसका मतलब है सही में ये अरबों खरबों का प्रोजेक्ट। इसीलिए राजा परवेज़ अशरफ साहब ने अपने वहाँ पे जलसे में कहा था कि आप देखेंगे कि थार में लोग बाहर से आएंगे और यहाँ पे जगह नहीं होगी उनको मिलेगी, यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री होगी। बहुत ज़बरदस्त। यानी इसके आपने जो इसके बाकी चीज़ें बताई हैं, सही बात है, एक तो बिजली है, इसके और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते थे। तो ये सारी चीज़ें सब पता है, सबको पता है। देखो जी, बात ये है कि वो कहते हैं ना, हमारा वो इकबाल का शेर है ना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है कौमों की ज़िंदगी में। सर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितना है ये? इससे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई नहीं प्रोजेक्ट। ठीक। क्योंकि कोई कंटेमिनेशन बाहर नहीं आती, सारा कुछ ज़ेर ज़मीन, सारा कुछ ज़ेर ज़मीन है। ठीक है। खतरा है इसमें काम करने का कि ज़ेर ज़मीन जब उसको बर्न करें और गैस में तब्दील करें, कोई ख़तरा नहीं है? खतरा कोई नहीं, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। आपने ऊपर से हवा भेजनी है, ऑक्सीजन आपने देनी है उसको। ठीक। ऑक्सीजन देंगे तो वो चलेगी, नहीं देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। खतरा इतना ही है बस। ठीक है, यानी ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, इसके और बहुत सारी चीज़ें इसका फ़ायदा हो सकता है। देखो जी, आपको माइनिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बंदे जो कि माइनिंग, कोल की माइनिंग में जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितने लोग मरते हैं, आप उनकी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये तो हम भारत, बांग्लादेश और बाकी जगहों पर और कोल को बर्न करके या इस्तेमाल करके जो आप पोल्यूशन करते हैं, आप उससे बच सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और इसका एडवांटेज भी है कि जो आपकी, अगर उसी एरिया में कोई और आपने प्लांट लगाए हुए हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप पंप करके अंडरग्राउंड स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर। एक दफ़ा अंदर चली जाएगी, वो बाहर नहीं, अब उसको बाहर नहीं आने देगी। ओके, ठीक है। वो नीचे ही रहेगी। अच्छा, इससे जो थर की ज़मीन है सर, ये कोयले से माला माल है, भरी पड़ी है, इतना लेट क्यों इस प्रोजेक्ट का ख्याल किसी को आया होगा? ख्याल इनको बहुत काफ़ी दफ़ा आए हैं। ये हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने, GSP ने ये दरियाफ्त किया था। फिर अमेरिकन आए साथ, वो भी साथ शामिल हुए, उन्होंने भी इसको फिर कंफर्म किया था। फिर चाइनीज़ आए, उन्होंने भी कंफर्म किया था। असल में बात यह है कि इनके साथ मुशर्रफ के दौर में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वो सारे इसको माइनिंग की तरफ ही देखते रहे, इसको दूसरी तरफ देखा नहीं किसी। जी हाँ, बिल्कुल। और इस पे शायद शुरू भी हुई, ब्लॉक 1, 2 में भी इस पे कुछ काम हुआ माइनिंग का। और माइनिंग में वही वो पानी से मतलब डरते रहे, और सही भी था, तो इसलिए वो छोड़ के चले जाते।
माइनिंग इफेक्टिव काम नहीं है मेरा नहीं ख्याल इस जगह पे है ये और करे। कोयले को बाहर निकाल के उसका इस्तेमाल भी इफेक्टिव नहीं है। बाहर निकलेगा तब ना, तब बाहर निकालना ही तो मुश्किल है। वो आपने तो उसका बताया ना टेक्निकली कि वो लेयर्स के हवाले से उसको देखना पड़ता है, पानी का अलग इशू है हाँ। और 10 मामले। लेकिन वैसे आपकी नज़र में अगर मैं पूछूं कि अच्छा, बाहर निकाल के मेन अगर जो उसका बॉडी है का है वो सबसे नीचे है। ओके ठीक है, मेन बॉडी नीचे है, ऊपर छोटी छोटी लेयर सीम्स हैं। पतली परतें हैं हाँ, और जो सबसे स्ट्रांग है वो डीप में है। जी भैया। ठीक है सर, जितना अरसा आपने इस पर काम किया, जितना टाइम आपने लगाया इस सारे प्रोजेक्ट को देखकर, आपको लगता है कि राइट डायरेक्शन में काम हो रहा था? सारा काम राइट डायरेक्शन में हो रहा था? बतौर साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, नॉट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। टेक्निकल साइड पे तो बिल्कुल ठीक काम हो रहा था, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नहीं थी। यानी अगर आपसे मैं बिल्कुल मोटी मोटी बात पूछूं कि आज हम जिस जगह खड़े हैं या कोयले से बिजली नहीं बना पा रहे, सस्ती बिजली नहीं हासिल कर पा रहे, 7-8 रुपए फी यूनिट नहीं कर पा रहे, तो उसमें एक बड़ा मसला ये है कि इसकी फाइनेंस एक बड़ी रुकावट बनी रही। और आपकी है ही है, देखें ना, आप डैम नहीं बना सकते, आपके पास पैसा ही नहीं है। आप सियासत जितनी मर्जी सियासत कर लें, सही बात है, पैसा चाहिए। जी हाँ। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, एक चाइनीज़ ने अपने घर के बाहर वो छोटी सी जो नाला चलता है ना, छोटा नाला चलता है, वो चल रहा था। उसने अपने घर का बना हुआ प्रोजेक्ट से पावर जनरेट की है। बिल्कुल ठीक है, मैं भी, मुझे पता है कि इस तरह दुनिया में लोग कर रहे हैं इनका। या। अच्छा, तो इसके लिए एक और चीज़ थोड़ा सा, कि ये इतना हीट वाला काम था, इसके लिए कोई कूलेंट एलिमेंट भी होता है, पानी शानी का इस्तेमाल, तो थर में तो पानी था नहीं ऊपर, तो क्या करते थे, कहाँ से पानी फिर खींच के लाना पड़ा, क्या क्या किया उसके लिए? नहीं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हीट थी तकरीबन वहाँ ज़मीन के नीचे। ओके, तो उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं था? ना, बिल्कुल नहीं था। क्या कहेंगे सर एंड में इस प्रोजेक्ट के हवाले से, या आपको लगता है कि इट वॉज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट? इट वॉज अनफॉर्चुनेट। जब आपने छोड़ा 2015 में, तो कहाँ छोड़ा था? उस वक्त ये था कि 8 मेगावाट बन रहा था, और कोई तकरीबन इनके पास पैसे कोई थे, कोई 100 मिलियन के करीब पैसे थे प्रोजेक्ट के पास। और हमारे उस वक्त के जो मिनिस्टर थे प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने कहा था जी कि मैंने इसको थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करवानी है, अगर वो कहेंगे तो मैं पैसे दूंगा। वैसे मैं, बल्कि वो भी, उनको पैसे फिर भी नहीं दूंगा, फिर प्राइवेट पार्टी ढूंढेंगे कोई। अच्छा, जो काम कर चुके हैं उन पर रिलाई नहीं करेंगे, एक थर्ड पार्टी या प्राइवेट पार्टी ढूंढेंगे, ये उसने कहा। मैंने कहा ठीक है, आप, मेरी होगी तबीयत ख़राब, ठीक, मेरे पास ट्रैवल में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी आपने अगर कोई एडवाइस लेनी है तो मैं हाज़िर हूँ, लेकिन अब काम उस तरह से नहीं कर पाएंगे तबीयत की वजह अब वहाँ पहुँच नहीं सकूँ, क्योंकि काम जितनी देर तक आप सर पे खड़े ना हो, काम नहीं होता। आप कनेक्टेड हैं सर? अभी भी कुछ इत्तलात वहाँ से लेते हैं, पता चलता है कहाँ पहुँचे हैं, क्या काम हो रहा है? पुलिस खड़ी है और देहात वाले चोरियाँ कर रहे हैं, और जिसको तांबा मिलता तांबा ले जाता है, जिसके हाथ में जो आता है वो ले जाता है। तो आप समझते हैं कि इस पर अगर काम कर लें आज भी तो तकदीर बदल सकती है पाकिस्तान की? बिल्कुल बदल सकती है, क्यों नहीं। देखो, एक चीज़ जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, वो आज पॉजिटिव है, वो कल भी पॉजिटिव होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बड़ी डिटेल डिस्कशन, और शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों को होना आज इस इंटरव्यू के बाद हो जाएगी कि थरकोल है क्या। आज हमने भी नाज़रीन कोशिशें की कि डॉक्टर मोहम्मद शबीर साहब से यही बात करें, एमडी थरकोल रहे, और किस तरह से थरकोल को इनिशिएट किया गया, कागज़ों से प्रैक्टिकल फेस से 8 मेगावाट बिजली बनाने तक का सफ़र शुरू हुआ,
टरबाइन, बाकी चीज़ें, फाइनेंस, फंडिंग, जहाँ पर इशू आए वहाँ पर ये चीज़ें रुक जाती रहीं। हमारे अपने साइंटिस्ट, हमारे अपने इंजीनियर्स, हमारा अपना अमला, वर्कर्स, निचले से ऊपर लेवल तक के सुपरवाइज़र्स, छोटे से बड़े लेवल का काम करने वाला, सारा कुछ अपना एसेट यानी पाकिस्तानी है और वही इस पर काम बड़े बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आज भी डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर इस पर मिनोअन, इसकी रूह के मुताबिक जो ये प्रोजेक्ट इसकी रूह है, मिनोअन उस पर अमल हो जाए, मिनोअन उस पर अगर फंडिंग के मामले को हल कर लिया जाए तो पाकिस्तान में सस्ती बिजली बनाना, और ख़ाली बिजली ही नहीं, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, खाद है, मुख्तलिफ इंडस्ट्री हैं, इवन डॉक्टर साहब ने तो स्टील इंडस्ट्री का भी जिक्र कर दिया कि उस तक को भी फ़ायदा हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल है, खाद इंडस्ट्री है। बहुत बड़ी बात है। इतना सारा कुछ सिर्फ कोयले की बदौलत मिलना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, जिसके 175 अरब टन के ज़खायर 9600 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहीत हमारे पास मौजूद हैं और हम अभी भी वहीं के वहीं हैं। दुआ गो अल्लाह ताला से कि आने वाले दिनों में शायद इस पर कोई नज़र सानी हो, हुकूमत काम कर रही है, हम प्रोग्राम के तहत ही उनसे अपील कर सकते हैं कि इस पर वो वाला काम कर लें कि पाकिस्तान में रहने वाली आवाम, उनके लिए कुछ आसानी हो जाए। हर कोई सोलर पे जा नहीं सकता, सोलर के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसे बिजली की ज़रूरत है कम अज़ कम उससे सस्ती नहीं तो इंडस्ट्री के लिए ही बिजली सस्ती कर दें ताकि हमारी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन तो हो जाए। अब तक के लिए इतना ही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। फिर होती है नाज़रीन आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।